सर प्रणाम। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अजीत कुमार सिंह प्रयाग में आया हूं अपने शोध से संबंधित डाटा संकलन के लिए। आपका रंगमंच में जो कि बहुत ज़्यादा योगदान है, इसलिए आपसे बात करना मेरे लिए अपरिहार्य बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद प्रयाग के वरिष्ठ और प्रख्यात रंगकर्मी प्रवीण शेखर सर से। जी सर, नमस्ते। धन्यवाद आपका। अब सर अपने बारे में कुछ बताइए। आपने ये वरिष्ठ और प्रख्यात दोनों का जो वज़न डाल दिया है, जी। मैं दबा जा रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा दोनों ही नहीं है। खैर, मैं प्रवीण शेखर हूँ और इलाहाबाद में रहता हूँ, लेकिन थिएटर पूरे देश में करता हूँ और थिएटर करते मुझे तकरीबन 35 साल हो रहे हैं और सीरियस थिएटर करते मुझे 30 साल हो रहे हैं, जिससे मतलब गंभीरता से मैंने थिएटर को अपनाया। जी। और इलाहाबाद में रह के, और मैं इलाहाबाद के बाहर, प्रयागराज के बाहर दूसरी संस्थाओं के लिए पूरे देश में नाटक बनाता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, नाटक पढ़ाता हूँ और कार्यशालाएँ संचालित करता हूँ। अब खुद मेरे नाटकों के शोज़ लगातार बाहर होते रहते हैं। जी। अभी हाल में नाटक हमारा बाजी था जो रीवा में हुआ, उसका शो। जी सर। अभी भुवनेश्वर की कहानी भेड़िए पर आधारित एक नाटक हमारा है, खाडू का खारा किस्सा। जी सर। अगले महीने, दिसंबर के महीने में ये कोलकाता में है इसका शो। तो मैं रहता इलाहाबाद में हूँ, लेकिन इलाहाबाद में नहीं भी रहता एक तरह से। जी जी सर। सर, इस क्षेत्र तथा राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश के हिंदी रंगमंच में क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसको मैं जानना चाहूँगा। किसका? मेरा? इस क्षेत्र में मतलब प्रयाग ने, प्रयागराज या इलाहाबाद के थिएटर को नज़रअंदाज करके हिंदी रंगमंच का कोई परिदृश्य नहीं बनता है। जी। मैं कोई अतीत जीवी या अतीत मुग्धता बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इलाहाबाद का जो कंटेम्प्ररी थिएटर है, जी, जो समकालीन थिएटर प्रैक्टिशनर हैं, जी, ये जो काम कर रहे हैं, इनके काम का रिकग्निशन, मान सम्मान यहाँ के नाटकों को देश के सारे बड़े समझ, मैं कोई ये आत्ममुग्धता नहीं है, लेकिन मैं सूचना दूँ कि मेरे नाटक देश के हर समारोह में हुए हैं। जी। हर बड़े समारोह में हुए हैं, एक ही देश में होते हैं, देश के किसी भी प्रदेश में हुए हैं। इसका मतलब वो यहाँ के रंगमंच को मान रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जी। पहले के ज़माने में थिएटर का स्पेस क्यों, बाकी दूसरे कला माध्यमों का स्पेस उतना ज़्यादा नहीं था, या सोशल मीडिया इस तरह से चीज़ें नहीं थी, बहुत सारे विकल्प नहीं थे। तो हो सकता है कि इलाहाबाद का रंगमंच दिखता हो, लेकिन उसके दिखने की वजह से कई कारण हैं। जी। इसका ये मतलब नहीं कि जो अतीत में था वो अच्छा था। थिएटर में कभी नहीं कह सकते कि वो ज़माना स्वर्ण युग था। रचनात्मकता में जब भी एक आप क्रिएटिव प्रोसेस में जाते हैं, तो हमेशा गोल्डन एज आना बाकी रहता है। तो इलाहाबाद का अपना कंट्रीब्यूशन है, और इलाहाबाद को उन शहरों की 5 में खड़ा करना चाहिए कि जहाँ पे आप भोपाल को, बनारस को, लखनऊ को, ऐसे शहरों को जो जगह देते हैं एक थिएटर के नक्शे में, तो इलाहाबाद का ही जगह बनती है। और इलाहाबाद के रंगकर्मियों का, डिजाइनर का, वो गिनती की सीमित हो सकती है, अलग बात है, लेकिन थिएटर के हर स्पेस में उन्हें जगह मिलना, एक सम्मानजनक जगह मिलना, ये दर्शाता है कि
यहाँ के लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन तो है ही। जी मैं कहा ना कि कोई हिंदी रंगमंच का इतिहास का कोई भी पाठ, जी प्रयागराज या प्रयागराज अभिलाष जी जो भी आप कहते हैं, इलाहाबाद के रंगमंच को लेकर पूरा नहीं होता है। जी सर, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति को तो आपने विस्तार से बता ही दिया है। नहीं, इसमें अपने प्रयागराज के कंट्रीब्यूशन की बात। जी, तो इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है, यही प्रयागराज के यही बारे में? नहीं, आप प्रयागराज की बात करें कि पूरे हिंदी समग्र हिंदी रंगमंच की बात करें? मैं अभी तो इस क्षेत्र में, फिर इस राज्य में, अगला जैसे कि प्रश्न है इस क्षेत्र में हिंदी है क्या दिक्कत क्या है कि चाहे वो राज्य की बात हो ना, दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं एक साथ दे रहा हूँ। जी सर। कि हम कमिटमेंट और अपने कला माध्यम को लेके अपने लगाव, अपने दायित्व, अपने बोझ, इन सब की बात करते हैं और वापस फिर मुड़कर हिंदी पट्टी की ओर देखते हैं। इसमें ये शहर भी आता है, नगर भी आता है, तो थोड़ी निराशा, हताशा ये होती है। उसकी वजह है कि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, रंगमंच हमारे लिए आंतरिक और आत्मिक आवश्यकता की वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ अभी भी रंगमंच मन बहलाव की चीज़ है। तो ऐसे में जब मन बहलाव की चीज़ होगा तो थिएटर के लिए जो सामाजिक दायित्व है, जो सोशल पैट्रोनेज है, जो समाज का आश्रय है, और इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि हिंदी रंगमंच का अपना कोई अर्थशास्त्र नहीं, कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, कोई बॉक्स ऑफिस नहीं है। महानगरों की बात छोड़ दीजिए आप, दिल्ली मुंबई जहाँ पे बॉक्स ऑफिस से टिकट शुरू होते हैं, और जो परफॉर्मिंग स्पेसेस की बहुत कमी है। जी सर। आप हर शहर को एक थिएटर फ्रेंडली ऑडिटोरियम दे दीजिए, जी, एक स्टूडियो थिएटर दे दीजिए, और रंगकर्मियों के एक्सेस पे हो उसकी कीमत, जी, जहाँ वो एफोर्ड कर सकते। हिंदी रंगमंच की तस्वीर क्या होती है, बहुत कई हाथ लेता हूँ तो ज़्यादा साफ हो जाती है। जी जी हाँ, तो यही है हिंदी रंगमंच की स्थिति है कि अपना कोई इकोनॉमिक्स नहीं है, अपना कोई समाज का आश्रय नहीं है। जी, और ये हिंदी पट्टी में रंगमंच को लेकर है, दूसरी कलाओं को लेकर भी है, जो उदासीनता है, जो थिएटर या आर्ट एप्रिसिएशन जो होता है कि कलाओं का जो रसास्वादन होता है, वो उसका भाव नहीं है। तो ये हिंदी रंगमंच का है, जो इस प्रदेश की स्थिति है वो कमोवेश दूसरे हिंदी प्रदेशों की वही स्थिति है, वो इस शहर की भी स्थिति है। सर, राज्य में कौन कौन सी लेखिकाएं हैं जो आपके हिसाब से स्त्री वर्ग से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रही हैं? नाटकों में ना? हाँ, नाटकों में उपन्यासकार तथा नाटक आप बता सकते हैं दोनों। देखिए, प्रदेश की महिला रंगकर्मियों में अगर एक दो नाम जो इसमें सक्रिय हों, उसमें सुषमा शर्मा का नाम लूँगा मैं। जी सर। जो बतौर नाटककार, बतौर निर्देशक और बतौर अभिनेत्री, ये टोटल कर लें कि एज ए थिएटर मेकर वो सक्रिय हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उनका काम रेखांकित करने की भी काम कर रहे हैं। और लखनऊ की वरिष्ठ रंगकर्मी चित्रा मोहन जी हैं, वो हैं लखनऊ की। हाँ, वेदा राकेश ने एक नाटक लिखा है रामलीला इट्टा की,
अमीरा उनका लिखा है, और एज एन एक्ट्रेस, एज ए थिएटर मेकर वो भी काम कर ही रही हैं। और बाकी बहुत यंग लड़कियां बहुत काम कर रही हैं, लेकिन एक सुविचारित सुचिंतित तरीके से नाट्य लेखन किसी ने किया हो उसकी मुझे स्मृति नहीं है इस समय। लेकिन बतौर निर्देशक और बतौर अभिनेत्री बहुत से लोग सक्रिय हैं, लेकिन अभी थिएटर में ये होता है कि 5-10 साल तो यूं ही खर्च हो जाते हैं ये बताने में कि हम कर रहे हैं जी, अपनी उपस्थिति बताने में खर्च हो जाता है। तो बाकी पहले के लोगों ने लिखा है जी, बहुत से लोगों ने अनुवाद किया, ऐसे इलाहाबाद की थी श्रीमती सरोजनी वर्मा, उन्होंने कितने ही मराठी नाटकों के हिंदी अनुवाद किए हैं। और इलाहाबाद की मतलब उत्तर प्रदेश की बहुत सी मतलब मस्जिद नहीं है जो अपनी इसमें नहीं है जी, या आपकी दुनिया में नहीं है या सक्रिय नहीं है, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं। वो एक का दुक्का है जो नाम याद थे, कोई महिला रंगकर्मी लगातार इस मोर्चे पर सक्रिय हो, ज़्यादा याद नहीं आता सुषमा शर्मा के अलावा। जी। अच्छा सर, इस क्षेत्र में पुरुष निर्देशक कौन कौन से हैं जो इस क्षेत्र में प्रयाग की बात कर रहे हैं? एक तो आप हैं, और मैं तो भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, और नौटंकी के क्षेत्र में नौटंकी को लेकर, समकालीनता को लेकर जो काम कर रहे हैं अतुल रघुवंशी हैं। और हाँ, और आप निर्देशक को भी पूछ रहे हैं ना? हाँ, निर्देशक और जी सर, कि अभिनेता की दोनों बताएं। और युवाओं की पीढ़ी आई है जिसमें लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बतौर अभिनेता भी और बतौर थिएटर निर्माता भी, जैसे भास्कर शर्मा, अमर सिंह, सिद्धार्थ पाल, भास्कर शर्मा, अमर सिंह, सिद्धार्थ पाल, अनुज कुमार, ये सारे एक्टर हैं सर? ये एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, थिएटर मेकर है, वर्कशॉप भी करते हैं। हाँ, ये सब थिएटर सिखाते हैं, थिएटर करते हैं, एक्टर निर्देशक दोनों हैं। हाँ, सभी कुछ। नहीं सर, नवोदित? हाँ, नवोदित क्या, हाँ अपने आप को साबित कर चुके हैं ये। नहीं, ठीक है। और ये डॉक्टर सोनम सेठ, डॉक्टर सोनम सेठ, हाँ, ये भी दोनों हैं। और निर्देशक और रंग समीक्षा में एक बहुत बड़ा नाम इलाहाबाद में इस समय है डॉक्टर अमितेश कुमार का। जी सर? निर्देशक और रंग समीक्षा को लेकर, रंग समीक्षा को लेकर कौन सर? डॉक्टर अमितेश कुमार। कितनी एज होगी सर की? ये यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। एज कितनी होगी सर इनकी? एज होगी 30 के आसपास की। 30 के? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। और उनका जो रंगमंच का जो चिंतन पक्ष है और बहुत अच्छा अध्ययन इनका है। और ये थिएटर को बहुत थिएटर देखा है, बहुत लिखा है। इनकी किताब हबीब तनवीर पर है, बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट किताब है हबीब तनवीर पर कि उसकी भूमिका रतन थियाम ने लिखी है। पिछले साल 1 सितंबर को इसका विमोचन हुआ था ये इलाहाबाद में ही। अमितेश कुमार का बड़ा नाम है जो रंगमंच के चिंतन और विश्लेषण और समीक्षा पक्ष है, उसमें इनका अग्रणी नाम है। और एक इलाहाबाद में एक हम ही लोगों की आयु के रंगकर्मी अजीत बहादुर, ये खूब अच्छा काम है, सक्रिय है ये।
अभिनेता भी है ये। अभी जो याद आ रहे हैं, बाकी फिर याद आएगा तो फिर बता दूंगा मैं। हाँ जी सर। ये लोग स्त्री पुरुष निर्देशक, मतलब ये लोग स्त्री से जुड़े तथा सारे मुद्दों को उठा रहे हैं आपके। सारे मुद्दे उठाते हैं, सब कुछ किसी सीमा में बांधा नहीं अपने आप को। और मैं जिनका नाम लिया मैंने, ये सब बहुत जिम्मेदार रंगमंच कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल थिएटर कर रहे हैं, उन्हीं का नाम लिया है आपको। क्योंकि कुछ भी कर लेना और इसे कहते हैं कि मूल्यहीन थिएटर करना, ऐसे लोगों का नाम मैंने नहीं लिया है। ये वैल्यूलेस थिएटर कर रहे हैं, या जिसका अपने समय और समाज में कोई कंट्रीब्यूशन ना हो, कोई दखल ना हो, कोई हस्तक्षेप ना हो, ऐसे रंगमंच का नाम मैंने नहीं लिया है, ऐसे लोगों का नाम नहीं लिया। अच्छा, अमितेश सर का सर वो कोई क्या बोलते हैं, उन्होंने जो बड़ा काम किया है, थिएटर में कोई उनका जो बड़ा काम किया है कि एक ग्रुप बनाया, इलाहाबाद में समूह बनाया, वो है यूनिवर्सिटी थिएटर का, यूनिवर्सिटी थिएटर। उसमें सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं, कम से कम 400 बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ, वो थिएटर करते हैं, थिएटर के बारे में पढ़ते हैं, थिएटर सोचते हैं, और जिनकी एक जो कला का या साहित्य का जो बौद्धिक पक्ष है, उसके लिए बहुत मजबूती से काम करते हैं। उसकी उनका अपना एक कार्यक्रम है, किताबशाला। किताब लोग पढ़ के बात करते हैं, किताब बात करते हैं, और आपस में बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, और आपस में ही वो लोग नाटक लिखते भी हैं। वो नाटक लिखते भी हैं। उन नाटकों को लिखने के पहले जो प्रोसेस है उनका, बहुत इंटेंस डिस्कोर्स करते हैं, बातचीत करते हैं आपस में। तो जो बहस के बीच से नाटक निकलता है, उस बहस के बीच से नाटक निकलता है। और अमितेश का बड़ा योगदान इस अर्थ में भी है कि अमितेश ने 400 ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जो थिएटर को गंभीरता से लेते हैं, बतौर प्रैक्टिशनर और बतौर दर्शक। ये जी। अच्छा सर, महिलाओं या स्त्री वुमेन्स या एक्टर महिला नायिकाओं के आने से रंगमंच की स्थिति में कैसा बदलाव आप देखते हैं? जाहिर सी बात है, किसी भी स्थिति में समान भागीदारी से और महिला भागीदारी से ही एक सही ढांचा बनता है, सही स्ट्रक्चर बनता है। लॉकडाउन में मैंने एक नाटक किया था, जिसमें इत्तेफाक था, कोई महिला पात्र नहीं थी। अब उसमें दिक्कत है कि लॉकडाउन के समय नाटक चोरी से तैयार करना और लोगों को बुलाना, उनका आना, सब कुछ बहुत मुश्किल था। तो जैसा उत्तर भारतीय समाज है, ऐसे में महिला रंगकर्मियों को देर रात निकलना या दूर से आना लॉकडाउन की स्थिति के समय तो मुश्किल था। उसमें कोई महिला पात्र नहीं थी। एक लंबी कविता का मंचन किया, देह एक लंबी कविता है। तो एक आलोचक ने मुझे इसी बात पे आलोचना की थी, उसमें कोई महिला रंगकर्मी नहीं है। तो कोई भी ढांचा समाज का हो, जब तक हर तबके की भागीदारी नहीं होगी, चाहे वो हर जेंडर की हो, चाहे वो हर कम्युनिटी की हो, चाहे वो हर कास्ट की हो, चाहे वो हर रिलीजन की हो, तभी तो एक आपके जब मेकिंग में, स्ट्रक्चर में ही कंप्लीटनेस नहीं होगा तो कहाँ से दिखेगा काम में आपको? सबका तो होना ज़रूरी है ना। अच्छा सर, इनके महिला निर्देशकों वाला भी शायद आपने इसी के साथ ले लिया क्या? जी, महिला मतलब मैंने पूछा था कि महिला नायिकाएं और निर्देशकों के आने से स्थिति देखिए, इससे महिला निर्देशकों के आने से इससे बदलाव ये हुआ कि जो स्त्री पक्ष वो ज़्यादा संवेदनशील ढंग से रंगमंच में आ रहा है। हो सकता है अगर मैं नाटक से कोई स्त्री विमर्श में कोई नाटक बनाऊं या मैं करूं, तो हो सकता है संवेदना के स्तर पर, अनुभूति के स्तर पर मैं कोई ऐसी चीज़ मिस कर दूं, मुझे छूट जाए। ठीक है।
लेकिन जब स्त्री रंगमंच में कोई हस्तक्षेप होता है तो उससे जो उनका जिया हुआ और भोगा हुआ यथार्थ हो सकता है उसमें कोई तंतु हमसे मिस हो जाए, लेकिन उनके होने से वो मिस होने के मौके बहुत कम हो जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। यथार्थ मतलब स्थान पाता है, जो रियलिटी है जो यथार्थ है, मतलब वो ज़्यादा मजबूती से जगह पाता है। मतलब पूर्णता हो सकता है कोई स्त्री, बस मैं अपनी बात कोई ना, क्योंकि मैंने भुगता नहीं है, वो मैंने देखा हुआ यथार्थ है। मैं एज एन आर्टिस्ट मैं उसे अनुभव कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, लेकिन जिसने जिया है उसका स्टेटमेंट तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना उसका तो। अच्छा सर, सरकार की भूमिका को इस क्षेत्र में आप कैसे देखते हैं? होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, सरकार की भूमिका जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में होनी चाहिए है, शिक्षा के क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में क्यों नहीं होनी चाहिए? ये भी तो शिक्षा का ही माध्यम है। जी सर, अभी आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रंगमंच को लेके सरकार कर रही है, काम कर रही है, लेकिन जैसी अपेक्षा रंगकर्मियों को होती है होनी चाहिए, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा जो प्राथमिकताओं का क्रम है कलाओं के अंदर, संस्कृति के अंदर, एक बार फिर से सरकार को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है जी। या थोड़ा सा इस पूरे प्रोसेस में उन्हें रंगकर्मियों से गहरा संवाद करना चाहिए जी सर, ताकि उनकी ज़रूरतें और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वहाँ तक बात पहुँचे और उसके अनुसार सांस्कृतिक नीति बने, जी रंगमंच की कोई पॉलिसी बने। मतलब अभी रंगमंच की जो पॉलिसी है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है। सच मैं हमेशा उसको रिवाइज करने की बात करूँगा, क्योंकि हर चीज़ अपने समय के साथ बदलती रहती है। एक पॉलिसी रंगमंच को लेकर जो 10 साल पहले थी, आज वो कारगर नहीं है, क्योंकि इसमें समकालीनता या आधुनिकता का बोध होना चाहिए। जी सर, और हर समय की चुनौतियाँ बदल जाती हैं, जी जो रचनात्मक चुनौतियाँ होती हैं बदल जाती हैं। जी समाज और सरकार दोनों की भूमिका है, जी ये दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। अच्छा, सरकार इस क्षेत्र में कुछ अनुदान या कुछ सहायता कर रही है सर? हाँ, कर रही है इस प्रकार का? लेकिन नाटक बनाने का पैसा देती है, नाटक करने का, समारोह आयोजित करने का, और कुछ लोगों को एक सैलरी अनुदान देती है, लेकिन उसे भी सरकार को पुनर्विचार इसलिए करना चाहिए। कई बार अफसोस तब होता है जब कोई अपात्र या कुपात्र जब उसका बड़ा हिस्सा ले जाता है या ले उड़ता है, तो ये एक स्क्रीनिंग हो सरकार की ओर से कि जहाँ तक हो कि वह जेन्युइन काम कौन कर रहा है, सच्चा काम कौन कर रहा है, किसने अपना जीवन खपा दिया, किसने कितने साल खपा दिए, और किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। कई लोग ऐसे कि उन्होंने कभी थिएटर किया नहीं है, थिएटर देखा नहीं है, थिएटर सोचा नहीं है, लेकिन जब अनुदान की लिस्ट जारी होती है तो देखा जाता है कि सर्वाधिक या धनराशि का बड़ा हिस्सा वो ले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा देखने, जानने और सही रंगकर्मी को पहचान की ज़रूरत है। इसके लिए कोई कमेटी बना दें, कोई सर्च कमेटी बना दें, कोई स्क्रीनिंग कमेटी बना दें, कोई फिल्टर कमेटी बना दें। जी, फिल्टर कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, सर्च कमेटी,
जिससे ताकि जो पात्र है उसकी पहचान तो हो सके। जी सर। अच्छा सर, अभी अंतिम सवाल है, इस क्षेत्र तथा राज्य के हिंदी रंगमंच की कोई स्ट्रेंथ, थोड़ा और स्पष्ट कीजिए सवाल को। मतलब आपको क्या लगता है कि इस ये राज्य ताकत। मतलब प्रयाग और उत्तर प्रदेश के हिंदी रंगमंच की कोई ताकत आप क्या देखते हैं? कोई ताकत है? बिल्कुल ताकत। जो हिंदी रंगमंच का समकालीनता बोध है जी और जो हिंदी का रंगकर्मी ये एकदम अलग है। जी हिंदी का रंगकर्मी सिर्फ अपने नाटकों को मनोरंजन तक ही नहीं सीमित करता, जी एक बड़ा दायरा बनाता है वैचारिक जी नाटकों के साथ, और अपने नाटकों के जरिए वो कई बहसों को आमंत्रित करता है, जी कई डिस्कोर्स को। हिंदी का रंगकर्मी, जब मैं बात कर रहा हूँ हिंदी रंगकर्मी, इसका मतलब ज़्यादातर कुछ अपवाद होंगे कि उनके लिए हिंदी के रंगकर्मी बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रतिबद्ध तरीके से बहुत मूल्यों के साथ काम कर रहे हैं। उनके लिए जी सर। टाइम काटने या शाम काटने का जरिया नहीं है रंग करना। तो एक तो उसका समकालीन होना, आधुनिक होना, और देश की जो नई बहसें हैं, नई चिंताएं हैं, नए तरह की संवेदनाएं हैं, उनसे लैस होना। ये हिंदी रंगमंच की खूबी है कि आज का नई चिंताओं और आज की चिंताओं का, आज की बहसों से, और चाहे वो समकालीन राजनीति हो, चाहे समकालीन कला हो, चाहे समकालीन सांस्कृतिक परिदृश्य हो, जी सर। इसकी खबर आज के हिंदी के कर्मी को है, और वो किसी किसी बहाने से राजनीतिक तरीके से और सौंदर्यपरक तरीके से अपने नाटकों का इनको हिस्सा बनाता है। जी सर। अपने नाटकों का जी जी इन सब विषयों को अपने नाटकों का हिस्सा बनाता है, मतलब पॉलिटिकली, एस्थेटिकली दोनों ही, और कल्चरली, सोशली भी। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू कि आपने बहुत अपना शुक्रिया, मूल्यवान बहुत समय धन्यवाद। दिया। अभी हम बात कर रहे थे प्रयाग इलाहाबाद के वरिष्ठ और काफ़ी वरिष्ठ वगैरह मत दिखिएगा यार, मैं वरिष्ठ हूँ नहीं, मुझसे वरिष्ठ बहुत लोग हैं अभी। और महत्वपूर्ण रंगकर्मी प्रवीण शेखर सर का मैंने फिर से आभार और धन्यवाद दूंगा कि अपना कीमती समय निकालकर हिंदी रंगमंच की स्थिति को पूरी तरीके से सामने रखा। इससे अब संपूर्ण रंगमंच के विश्लेषण में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। उसके लिए फिर से आभार, थैंक यू।